सो नाउ वी आर इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर। फेडरलिज्म क्लास 10th का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हम उसके आगे ही जस्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। भारत के अंदर सेंट्रलाइजेशन अभी आपने देख लिया, फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमारा देश किस तरीके से पावर में स्ट्रांग है। यहाँ पर सेंट्रल जो है ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट के कंपैरिजन में। जब सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होती है तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे हिंदी में केंद्रीयकरण कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन को विकेंद्रीयकरण का नाम दिया गया। और विकेंद्रीयकरण का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है दोस्तों? विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है जहाँ पे शक्तियों को बांट दिया जाए, जहाँ पे शक्तियों को तोड़ दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखो तो भारत जैसा जो देश है वहां पर काफी लंबे समय पे टू टायर ऑफ द गवर्नमेंट चल रही थी, जिसमें हमने देखा कि भैया हमारा जो देश है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है और एक स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है। तो ये काफी लंबे समय तक थी। सम ऑफ द इंडियन स्टेट आर बिगर देन द इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोपियन। कोई कोई तो ऐसे स्टेट्स भी है हमारे भारत देश के अंदर जो यूरोप की पूरी कंट्री से बड़े हैं। एग्जांपल के लिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, वो हरियाणा उससे ज्यादा बड़ा हमारा स्टेट है। तो ऐसे में हमें फेडरल स्ट्रक्चर को ये समझने की जरूरत थी कि स्मॉल से स्मॉल यूनिट्स को हमें भारत देश के अंदर न्याय देने की जरूरत है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती थी और स्टेट गवर्नमेंट का जो एमएलए होता है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता है। आप अगर अपने अभी भी भारत देश में कहीं पे भी रह रहे हो तो अब कितने ऐसे लोग हैं जो एमएलए को डायरेक्टली जानते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में हमने गांव के अंदर, शहरों में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जैसे हम काउंसलर इलेक्शन बोलते हैं, और गांव के अंदर पंचायती सिस्टम जिसमें प्रधान के इलेक्शन बोलते हैं, इसको करवाने की शुरुआत करवाई। और यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उन लोगों से, वो एमएलए या एमपी को तो बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने गांव के प्रधान को ये बातें बता सकते हैं, क्योंकि प्रधान जो होता है अपने गांव का लोकल होता है। तो ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत देश के अंदर होती है और इसे ही हम लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। इसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों कहा गया? क्योंकि शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति को और छोटे लेवल पे तोड़ के ला खड़ा करा। तो ऐसे में अगर आप देखो इसका फायदा क्या है, ये लोगों के सबसे करीब होता है। मतलब आप एमपी एमएलए से नहीं मिल सकते पर आप प्रधान से मिल सकते हो। दूसरा, डेली बेसिस पे जो भी समस्याएं होती है आप प्रधान को बता सकते हो। स्थानीय ज्ञान का उपयोग उस प्रधान को होता है, तो वो उस चीज को कैसे सॉल्व करेगा उसके बारे में उसको ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। दूसरी बात, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, अगर प्रधान कोई भी प्रोग्राम चलाता है तो वहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छी तरीके से इन कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भारत के अंदर जो पंचायती व्यवस्था थी वो काफी लंबे समय से भारत के अंदर थी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पास्ट में देखा होगा कि पुराने समय में 5 पंच होते थे जो गांव का फैसला लिया करते थे। हालांकि सरकार के द्वारा अपॉइंट नहीं होते थे, बट इन्हें ज्ञान होता था, गांव के बुजुर्ग लोग होते थे जो अच्छा और बुरा समझते थे, इसीलिए उन्हें 5 पंच कहा जाता था। और क्लास 9-10th में आपने पंच से रिलेटेड काफी कहानियां भी सुनी होंगी। लेकिन फाइनली उसके बाद रियलाइज करा गया कि मॉडर्न टाइम पीरियड में जब भारत देश के अंदर अंग्रेजी सरकार आई तो लॉर्ड रिपन पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे भी ऐसे इलेक्शन होने चाहिए या प्रधान की व्यवस्था होनी चाहिए जो गांव के छोटे मोटे डिस्प्यूट को सॉल्व करता रहे। लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत कर दी थी भारत के अंदर और इन्हें ही लोकल गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर देश आजाद होता है। देश आजाद होने के बाद बलवंत राय मेहता कमेटी बैठती है और बलवंत राय मेहता कमेटी बोलती है कि देश में 2 टायर गवर्नमेंट होने के बावजूद देश में 3 टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए। 2 टायर गवर्नमेंट का मतलब होता है 2 स्तरीय सरकार, जिसमें एक सेंट्रल होती है और एक स्टेट होती है। लेकिन 3 वर्गीय या 3 स्तरीय सरकार, जिसे 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बोला जाता है, इसमें नई तरीके से पंचवर्षीय योजना और यहाँ पे पंचायती व्यवस्था और यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो व्यवस्था आनी चालू हो गई। तो ऐसे में बाद में 1989 के बाद इलेक्शन होने के बावजूद भी, गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी देश में 73 और 74 अमेंडमेंट किया गया। 73 अमेंडमेंट गांव के लिए जहाँ पे पंचायती व्यवस्था होगी और 74 अमेंडमेंट शहरों के लिए जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन सोसाइटीज होंगी। तो ऐसे में 73 अमेंडमेंट अगर आप देखो तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर का एक नमूना है जो गांव जैसे स्तर पे होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जिला परिषद जिसमें एमपी बैठेगा, ब्लॉक परिषद जिसमें एमएलए होगा और विलेज ग्राम प्रधान का एक प्रधान जिसमें गांव में इलेक्शन होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसे पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। और पहले जो 5 पंच होते थे उनको जनता के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन 1993 के बाद
यहाँ पे इलेक्शन जनता के द्वारा होने लग गया। टाइम पीरियड 5 साल तक होता है। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन सबसे पहली बार हमने वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 50% रिजर्वेशन हमने यहीं पे दिया था। SC/ST रिजर्वेशन भी हमने यहीं पे दिया और OBC की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। अब जो भी गाँव का प्रधान बनता है, चाहे महिला बने चाहे पुरुष बने, उसको हमेशा 29 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। गांव के लोकल काम हो सकते हैं, जो भी वो सारे काम स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्क्रीट लिस्ट में लिखे हुए हैं वो काम गांव के प्रधान को करने पड़ते हैं। तो ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था, ये सारा कुछ क्लास 11th में आपको डिस्कस करवाने के लिए बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में शुरुआत करी गई थी और उसके बाद काफ़ी अच्छे लेवल पे कामयाब हुई और फिर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों के अंदर इनके इलेक्शन होने चालू हो गए। इनका इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर नहीं करवाता है, इनका इलेक्शन स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है और जिसको पूरी तरीके से फंड देने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करता है। ऐसे में पंचायती व्यवस्था पूरी तरीके से स्टेट के फंड पे ही काम करती है। अगर पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी फाइनेंस बजट पास होता है। जितने भी लोकल गवर्नमेंट की स्टेट्स के अंदर जो भी प्रधान बनाए जाते हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। सो ये था थोड़ा सा बेसिक 73 के बारे में। 74 जो अर्बन इलाकों में जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या किसी एक राज्य के अंदर या एक जिले के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाएगी, तो वहाँ पर आप कहोगे कि वहाँ पे 74 अमेंडमेंट लागू होगा और जैसे कि मिनिमम 5,000 है, मैक्सिमम 50,000 है। ऐसे में कम से कम यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पे लोग काम ना कर रहे हों, इसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे 74 अमेंडमेंट लागू होगा। अगर भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर पंचायती व्यवस्था 2,40,000 है, पंचायत समिति 6,000 है, जिला परिषद 600 है। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। प्रेजेंट टाइम में 2023 के अंदर विलेज पंचायत और उसके बाद पंचायत समिति एंड देन जिला परिषद, इसकी संख्या बढ़ गई होगी पक्का, डेफिनेटली आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। पर 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जहाँ जहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर लैंड पे काम नहीं कर रहे हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कुछ और है या सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और यहाँ पे नगर पालिका जो है हमें देखने को मिलती है। जैसे कि गांव के अंदर अगर आप देखो तो सबसे बड़े स्तर पर जिला परिषद है, लेकिन शहरों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। सेकंड लेवल पर पंचायत समिति है, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड लेवल पर ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पे नगर पंचायत हमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा 74 और 73 के अंदर ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। लगभग सेम है, बस ये गांव के लेवल पे है और ये शहर के लेवल पे है। यहाँ पे 3 स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जहाँ पे 74 अमेंडमेंट लागू हो रहा है या जहाँ पे 73 अमेंडमेंट लागू हो रहा है, 74 अमेंडमेंट लागू हो रहा है, इन सब की अपनी खासियत है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पेपर के अंदर इसके ऊपर डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे 29 सब्जेक्ट है, लेकिन इसे 11 शेड्यूल के अंदर डाला गया है। इसका टाइम पीरियड भी 5 साल है, लेकिन 74 अमेंडमेंट के अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों उसको किस में डाला गया, उसको 12वीं अनुसूची में डाला गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना है, पर दोनों की अपनी खासियत है और दोनों ही डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का एक जीता जागता नमूना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। भारत के संघवाद को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, आज हमें इसके बारे में समझ में आया ढंग से। सो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और बात करेंगे उसमें जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही है। अधिक जानकारी के लिए आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।